नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझना है कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अगर आप प्रश्न के लैंग्वेज को, प्रश्न की भाषा को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर सवालों को बनाने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इस टाइप के सवाल को कभी एक्स वाई मान के नहीं बनाने की ज़रूरत है। एक्स वाई मानेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन आपका समय बहुत लग जाएगा और हमें समय को ही बचाना है एग्ज़ाम में। अगर आप समय को एग्ज़ाम में बचा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करना यही है कि एकदम हमें शॉर्ट में, यानी कि कौन सा मेथड अप्लाई करें वहाँ कि एकदम सेकेंडों में हम आंसर को पा सकें। तो मेरा कोशिश यही है कि मैं जो भी प्रश्न लेता हूँ और जो भी प्रश्न मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आपको क्लियर कंसेप्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आप वैसे प्रश्नों को कंसेप्ट एक बार अच्छे से सीख लें, फिर आप एग्ज़ाम में वैसे प्रश्न सेकेंडों में बना लेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। तो मैं क्या बताया कि ऐसे प्रश्न को एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करके बना सकते हैं सेकेंडों में। देखिए क्या करना है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या को अंकों का योग 7 है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 34, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 16, इसमें दिया हुआ है 25, इसमें दिया हुआ है 61। प्रश्न पहले क्या कर रहा है कि दो अंकों के संख्याओं के अंकों का योग 7 है, यानी 3 और 4 34 हुआ। ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, बी में भी एक साथ ए 6 1 और 6 दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो भी ये 7 हो जाएगा। ये 2 और 5 इसको जोड़ेंगे, ये भी 7 हो जाएगा। और 6 और 1 ये भी जोड़ेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ये 34 है। आगे क्या कह रहा है कि 7 हो रहा है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो इकाई अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पे मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अंकों को पलट दिया जाए, इसका मतलब कि इकाई के अंक पे दहाई और दहाई के अंक पे इकाई को लिख दिया जाए। यानी 34 को अगर 43 लिख दिया जाए और इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या का ये 4 गुना हो जाता है। अगर ये हो जाता है तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए राइट हो जाएगा। और अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी पे तुरंत चले जाएंगे। तो देखिए 43 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। क्या 34 का 4 गुना 46 है? नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर बी पे तुरंत हम बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 16। इसको पलटेंगे, इकाई के अंक पे दहाई और दहाई के अंक पे इकाई, तो ये क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब देखते हैं कि मूल संख्या के क्या ये 4 गुना है? 16 चौका 64। हाँ, सो मूल संख्या का 4 गुना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट होगा। दोस्तों, कितना आसानी से मैं ऑप्शन के थ्रू बना लिया। देखिए, हमें एक्स वाई कहीं भी नहीं माना और एकदम आसानी से हम क्वेश्चन को बना लिए। हमें बनाने से मतलब है, हमें 1 पेज 2 पेज भरने से तो मतलब नहीं है एग्जाम में। हमें एग्जाम में सही आंसर को लाने से मतलब है। एग्जामिनर ये नहीं देख रहा है कि आप कैसे कौन सा मेथड अप्लाई किए हैं। तो हमें यही कोशिश करना है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और ऐसे कंसेप्ट लेके चले एग्ज़ाम में कि हम सेकेंडों में प्रश्नों को बना लें। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए दोस्तों कभी भी एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस कंसेप्ट को बताया हूँ, आप एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऑप्शन के थ्रू आंसर को आसानी से आपको लाना है। तो ऑप्शन के थ्रू बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ये ए अनुपात
b बराबर 5:7, b:7 बराबर 9:11 और a:c होगा। यानी देखिए, इसको सबसे पहले अनुपात के प्रश्नों को लिखते कैसे हैं ये एक बार सीख लीजिए, फिर ऐसे सवालों को बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ a:b है, यहाँ भी b:c है। देखिए, इसमें और इसमें कौन कॉमन पार्ट है, यानी दोनों में कौन अंक है जो आया है, कौन लेटर आया है, तो b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। तो इसको देखिए लिखते कैसे हैं, a:b पहला के लिए, दूसरा में क्या कर b:c, तो b को यहाँ लिखिए और c को यहाँ लिखिए, ठीक है, b:c, यानी ये कॉमन हो गया। जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे हम लिख दिए। तो चलिए a:b के जगह पे इस संख्या का मान को लिखते हैं। a:b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5:7 और b:c का मान कितना दिया हुआ है, 9:11। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ 7 के बाद दाहिने तरफ खाली है तो यहाँ हम क्या करते हैं 7 डाल देते हैं, और यहाँ 9 के बाएं तरफ खाली है तो यहाँ क्या कर देते हैं 9 लिख देते हैं। बस इसी को गुना करके, और जो प्रश्न में पूछा है ए और सी, ये हुआ ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी, ठीक है। हम पहले क्या किए, आप ध्यान से इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर ऐसे प्रश्नों को आपको बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, अब इसको गुना कीजिए, हमें वैल्यू क्या निकालना है, ए और सी का मान निकालना है। तो ए के लिए क्या आया है 9×5 = 45 अनुपात, और सी के लिए क्या आया 11×7 = 77, 45:77। दोस्तों, जिस ऑप्शन में है उसको टिक कर देंगे। हमें बी नहीं पूछा है तो बी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ए और बी पूछता तो इसको गुना करते, 9×7 = 63, 45 63 आंसर आ जाता। लेकिन हमें क्या पूछा है, ए और सी, तो ए का मान कितना आया 45 और सी का मान कितना आया 77, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए देखिए कितना कितने अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूँ। आप भी इसको अच्छे से समझ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए बातों को अच्छे से समझते होंगे, और इस टाइप के प्रश्न को अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप आसानी से बना भी सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेता ही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड वेरी इम्पोर्टेंट हो। मैं इधर उधर की क्वेश्चन लेने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूं, ताकि आप उसके बेसिस पे एग्ज़ाम में प्रश्नों को सेकेंडों में बना सकें। आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े। आप गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको लाभ बहुत ही होगा, बहुत लाभ होगा। देखिए, 2 अंकों का अनुपात 3:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी कोई दो संख्या है जिसका अनुपात दिया हुआ है 3 और 4 है, दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए। देखिए अनुपात कितना दिया हुआ है 3 4, कह रहा है दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, यानी इसमें से भी 3 घटा दिया जाए और इसमें से भी 3 घटा दिया जाए, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है अनुपात 2:3। तो संख्या का योगफल क्या होगा। दोस्तों देखिए, अनुपात में मान दिया हुआ है 3:4, लेकिन उसमें से 3 घटाने पे कितना हो गया 2:3, यानी अब देखिए 3 में से 1 2 जाएगा तो कितना आएगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी कि अगर हम देखते हैं कि अनुपात में कितना मान आ रहा है 1, लेकिन रियल में कितना मान दिया हुआ है 3, यानी 1 का वैल्यू, 1 अनुपात का वैल्यू कितना आया है 3, ये 3 आया है ना 3 घटाने पे। हम देख रहे हैं कि अनुपात में 1 आ रहा है, लेकिन रियल में इसका मान दिया हुआ है 3, यानी 1 अनुपात का मान दिया हुआ है 3, इसलिए 3 अनुपात का मान, तो 3 को 3 से गुना कर देंगे, 3 3 का 9,
और 4 में 3 से गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12, और दोनों का योग पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, तो 12 और 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 9 21। ठीक है, 21 ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, 21 को टिक कर देंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हम बना लेते हैं अगर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। मैं इस प्रश्न को एक बार और बता रहा हूँ। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ये 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा दिया जाए, मतलब 3 में से भी और 4 में से भी, अगर 3 घटा देते हैं तो घटाने के बाद क्या अनुपात मिलता है, 2:3। ये 2:3 कब मिला, जब इसमें से 3 घटाए। लेकिन देखिए रियल में 3 घटाने पे, लेकिन अनुपात में कितना देखिए अंतर हो रहा है, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी अनुपात में 1 का अंतर, जबकि रियल में दिया हुआ है 3 का अंतर, यानी 1 अनुपात का वैल्यू 3 है। तो ये पूछा क्या है, संख्या का योगफल। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, अब प्लस 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, और इसी का तो योगफल पूछा है, तो 12 9 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं अपने सीरीज में वही प्रश्न लेता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हों, या जो कॉन्सेप्ट मैं बताने की कोशिश करता हूं वो शायद आपको कहीं नहीं मिले। मेरा कोशिश रहता है कि जिनको नहीं आता है, जिन विद्यार्थियों को मैथ में कुछ नहीं आता है, वे भी मेरे कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख सकते हैं। मेरे बताए हुए लैंग्वेज को, भाषा को आप आसानी से सीख सकते हैं, और आप मैथ को आसानी से बना भी सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे भाषा को अच्छे से समझते होंगे, और इस तरह के अगर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आए तो आप कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और अगर इस टाइप के बनाने के लिए प्रश्न को अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको बहुत लेंदी समझ में आएगा ऐसे प्रश्न। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसे सवालों को आप चुटकियों में यानी सेकेंडों में बना लेंगे। देखिए मैं कैसे कंसेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से समझिए। देखिए कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त होने चाहिए। यानी कितना अवश्य होना चाहिए, 36% प्राप्त अंक होना चाहिए। लेकिन क्या किया है, 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी यानी कितना अंक लाया है, 190 अंक लाया, और 35 अंकों से असफल हो गया। अगर 190 में हम 35 अंक जोड़ देते हैं तो ये पास अंक मिल जाएगा, और ये पास परसेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी 36% बराबर 190 प्लस 35। तो 190 प्लस 35 को क्या लिख देंगे जोड़ के, 5 और 9 3 12 और 1 1 2 225, यानी 36% बराबर कितना हो गया, 225। तो इसको लिखेंगे कैसे, 36 बराबर 225 की, इसलिए 1% बराबर 225/36। और क्या पूछ रहा है आगे, इस परीक्षा में पूर्णांक यानी पूर्णांक मतलब क्या, 100%। 100% कितने नंबर का होगा, तो जब 1% बराबर 225/36 के, इसलिए 100% बराबर कितना के होगा, इसको कटा के छोटा कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से कटाएंगे तो 4 9 36, 4 से कटाएंगे तो 4 25 100, फिर 9 से कटाएंगे तो 9 9 दूनी 18, 19 20 21 22 4 और 9 5 45, यानी 25 × 25 बराबर 25 25 यहाँ कितना होता है, 625। 625 दोस्तों किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्न को मैं कितना आसान
मेथड से बताने की कोशिश किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए भाषा को अच्छे से समझ लिए होंगे, और अगर आप एक बार समझ लेते हैं फिर ऐसे प्रश्नों को आसानी से एकदम बना सकते हैं एग्ज़ाम में। कभी भी आपको ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार में आपको समझ में आ जाए, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर ऐसे प्रश्नों को बनाने में आपको कभी भी टाइम नहीं लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट भी शायद एक है क्वेश्चन, हाँ एक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो में वापस आता है। इस यात्रा में उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता है तो उसे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों देखिए कितना लंबा है क्वेश्चन को देखते ही मुझे लगेगा कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, पढ़ के एक बार अच्छे से समझना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर आप समझ लेते हैं और इस टाइप के सवाल अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो फिर आप सेकेंडों में ऐसे सवालों को बना लेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है या रीजनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम आसानी से ऐसे सवालों को बना लेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा, क्योंकि मैं वैसे प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूं जो कि जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है वो भी सीख सके, और जिनको आता है वो अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्ड कर सके और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सके। इसलिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे। एक व्यक्ति बाजार में पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है, यानी जाता है पैदल, आता है वापस ऑटो से। इस यात्रा में 90 मिनट लगे, यानी गया बाजार, घर, ये घर है, ये बाजार है, घर से गया पैदल, वापस आया ऑटो से, उसको कितना टाइम लगा, 90 मिनट। दूसरा कर, वह दोनों ओर अगर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। अगर यही बाजार दोनों तरफ ऑटो से जाता, यानी कि तो उसको कितना लगता, 30 मिनट, यानी जाने में 15 मिनट और आने में भी 15 मिनट, तब तो 30 मिनट लगेगा जाने आने में। आगे क्या करें, यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ से पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता। दोस्तों देखिए यहीं पे इसका आंसर दिया हुआ है, बस एक बार आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखिए कह रहा है कि अगर यह दोनों तरफ से पैदल जा रहा है, सॉरी, अगर यह दोनों तरफ से ऑटो से जा रहा है तो इसे 15-15 30 मिनट लगता है। और यहाँ दिया हुआ है कि अगर एक तरफ से ऑटो से गया और एक तरफ से पैदल गया तो इसको 90 मिनट लग रहा है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि एक तरफ से जाने में ऑटो से 15 मिनट लगता है, तो ऊपर में भी क्या कितना लगा होगा, ऑटो से गया है तो 15 मिनट लगा होगा, और बाकी के पैदल जाने में या आने में लगा होगा। यानी कि अगर हम 90 में से 15 को घटा लेते हैं तो मुझे पैदल जाने में पता चल जाएगा कि कितना समय लगा है। तो चलिए 90 में से 15 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 90 में से 15 को घटाएंगे तो 75, ठीक है, 75 मिनट लग गया जाने में। तो आने में भी सेम वही लगेगा, अगर दोनों तरफ से पैदल आ रहा है, जा रहा है, तो 75 को 2 बार, यानी 75 75 दो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 दूना के 150, और 150 मिनट लग रहा है। आंसर में क्या दिया हुआ है, 1 घंटा 40 मिनट, तो 150 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 60 120, यानी 120 मिनट में 2 घंटा, और बचा कितना, 30 मिनट, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट, जिसमें है आंसर उसके लिए राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को मैं कितना आसान कंसेप्ट से बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आप भी इस टाइप के सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी ज़्यादा कुछ इधर उधर मानने की ज़रूरत नहीं है। जिस कंसेप्ट को मैं बताया हूँ आप वैसे ही अप्लाई करेंगे और आंसर को बहुत आसान तरीक़ा से समय बचाते हुए एग्ज़ाम में आप ऐसे प्रश्नों को बना लेंगे। मैं जो भी प्रश्न बताया हूँ मैं अपने तरफ से 100%
कंसेप्ट छोटा करके बताने की कोशिश किया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए बातों को अच्छे से समझते होंगे और इस टाइप के प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में तो आप आसानी से बना लेंगे। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप गवर्नमेंट का किसी भी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।